नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं। आज बात करेंगे गणित शिक्षण के महत्वपूर्ण प्रश्नों पे, जो हर बार की तरह इस बार भी बहुत ही अच्छे से प्रश्न बनाए गए हैं। और आप लोगों ने कहा था कि गणित शिक्षण के कुछ ऐसे प्रश्न लाए जाएं जो तार्किक के साथ साथ बौद्धिक स्तर पे हो, जो सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो और टेट के साथ भी। तो यहाँ पे बात करेंगे हम पहले प्रश्न से, लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जो कल के आप लोगों के प्रश्न थे उसके उत्तर लास्ट में, याद रखिएगा, लास्ट में बताए जाएंगे आप लोगों के नाम के साथ। तो आज के भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। 20 प्रश्न है, याद रखिएगा, 20 प्रश्न है, उसमें से आप लोगों का टारगेट 18 प्लस रहेगा। और देखते हैं कितने लोगों का 18 प्लस सही होता है। और जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो परमा एजुकेशन चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए और साथ ही क्या करिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। जैसे ही लाइव आ जाएगा आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अपने अपने ग्रुपों में क्या करिए, एक बार शेयर कर दीजिए। और चलिए शुरू करते हैं एकदम सकारात्मक सोच के साथ प्रश्नों को। यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न हमारा ये करा है, और जल्दी से लाइव आ जाइए, सभी लोग शेयर कर दीजिए अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में। यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न ये करा है कि उपचारात्मक शिक्षण की व्याख्या में शामिल है। देखिए उपचारात्मक शिक्षण की व्याख्या में क्या शामिल, उपचारात्मक का मतलब ये होता है कि बालक जहाँ पे भी उसकी कठिनाई है उसे दूर करना, वही उपचारात्मक होता है। तो पहला करा है कि समूह अनुवर्ग शिक्षण में, दूसरा करा है कि निरीक्षण अनुवर्ग शिक्षण में, और तीसरा करा है व्यक्तिगत अनुवर्ग शिक्षण में, और चौथा करा है उपर्युक्त सभी। अब देखिए यहाँ पे उपचारात्मक पूछा है, यानी बालक की जो कठिनाई है उसे देख कर दूर करना, वही उपचारात्मक होगा, यानी उसकी सहायता करना उपचारात्मक हो गया। और देखिए समूह, बालक किसी समूह में भी कार्य कर रहा है, तो अगर वो फंस रहा है, कहीं भी उसकी कठिनाई है, तो उसे दूर करना, ये भी हमारा देखिए पहला सही होगा। दूसरा करा है निरीक्षण, यानी बालक क्या कर रहा है, किसी कार्य को कर रहा है और एक आप शिक्षक के तौर पे क्या करेंगे, उसका निरीक्षण। निरीक्षण मतलब ये होता है कि आप बालक कोई कार्य कर रहा है तो आप देखेंगे कि उसकी कठिनाई क्या है, कहाँ फंस रहा है बालक, तो उसे निरीक्षण के माध्यम से फिर क्या करेंगे, उपचारात्मक उसे शिक्षण देंगे। और दूसरा करा है व्यक्तिगत, यानी आप शिक्षा का जो स्तर है वो जैसे क्या होता है, आप घरों में भी पढ़ाते हैं अपने, और जो विद्यालय वहाँ पे भी पढ़ाते हैं। अगर किसी बालक को व्यक्तिगत तौर पे आप पढ़ा रहे हैं तो उसको भी क्या होता है, अगर बालक क्या होता है, अगर कहीं कठिनाई हो रही है तो उसे उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से दूर करना, उसकी कठिनाई क्या है उसे बताना और उसे हटाने का प्रयास करना। कि देखिए ये प्रश्न ऐसे नहीं ऐसे होगा, तो यानी उसको क्या करना है, सही मार्ग पे लाना है, और उसके जो प्रश्न है, जो भी उसकी कठिनाई है उसे दूर करना। देखिए उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत आता है, और इसे ही क्या कहा जाता है, जेडपीटी। जहाँ बालक फंसता है वही क्या होता है, यहाँ पे उपचार दिया जाता है। तो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। और सभी लोग क्या करिए, कमेंट करिए, सभी लोग जल्दी से कमेंट करिए, अपने अपने उत्तर जल्दी से बताइए। और लास्ट में आप लोगों के उत्तर कल वाले बताए जाएंगे। बहुत लोगों का कल का 18 का गलत हुआ था, तो आज बताएंगे कैसे वो सही होगा। और आज के जो 20 प्रश्न रखे गए हैं उसमें से भी आप लोगों का आज टारगेट जो होगा 18 प्लस रहेगा। देखते हैं कितने लोगों का 18 प्लस होता है। और यहाँ पे देखिए बात करेंगे यहाँ पे दूसरे प्रश्न पे, अधिगम संबंधित गलतियों और कमियों को दूर करने के लिए क्या आवश्यक है। देखिए ये प्रश्न 3 बार लिया जा चुका है, तो इस प्रश्न को गलत मत करिए। यहाँ पे पहला करा है कि उपलब्धि परीक्षण, दूसरा करा है निदानात्मक परीक्षण, और तीसरा करा है उपचारात्मक शिक्षण, और चौथा करा है कि यहाँ पे सूक्ष्म शिक्षण। तो दूसरे का राइट आंसर क्या होगा, देखिए यहाँ पे बात क्या किया है कि अधिगम। अधिगम में होता है सीखना, और सीखने के दौरान अगर बालक क्या करता है, गलतियां कर रहा है, और कमियों को दूर करने, यानी उसकी गलतियों को और कमियों को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे, उपलब्धि देंगे, यानी किसी के कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। उपलब्धि का मतलब ये है कि बालक उसमें निपुण हो जा रहा है। निदानात्मक यानी निदान करना, जब तक बालक का आप निरीक्षण नहीं करेंगे तब तक निदान नहीं कर सकते। और यहाँ पे देखिए कह रहा है कि उपचारात्मक यानी उसकी कठिनाई को दूर करना, और यहाँ पे कह रहा है सूक्ष्म शिक्षण यानी किसी दूसरे शिक्षण का प्रयोग करके बालक को सिखाना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए गलतियों को और कमियों को दूर करने। देखिए जो निदानात्मक में आएगा, कमी भी कमियों के अंतर्गत आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि उसकी गलतियों को दूर करने के लिए क्या आवश्यक है। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, यहाँ पे उपचारात्मक शिक्षण यानी उसकी कठिनाई को जानकर उसको दूर करना। तो यही राइट आंसर होगा। निदान मिस होता है उसकी कठिनाई को जानना, और उपचार मिस होता है उसकी कठिनाई को दूर करना। तो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। यहाँ पे देखिए दूसरा नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पे, देख लेते हैं तीसरा प्रश्न यहाँ पे क्या करा है। देखिए तीसरा प्रश्न ये करा है कि गणित का वह शैक्षणिक उद्देश्य से, यानी गणित का यहाँ पे शैक्षिक उद्देश्य से शिक्षक कक्षा में, यहाँ पे देखिए वह नहीं होगा, यहाँ पे गणित का शैक्षिक उद्देश्य से शिक्षक कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है, कहलाता है। यहाँ पे देखिए कहलाता है क्या कहलाता है, देखिए गणित की शैक्षिक उद्देश्यों के माध्यम से ही कक्षा में शिक्षक किसी कार्य को प्राप्त कर लेता है, तो उसे क्या कहलाता है। देखिए पहला करा कि व्यवहारगत उद्देश्य, दूसरा सामान्य उद्देश्य, तीसरा विशिष्ट उद्देश्य, चौथा करा कि प्राप्त उद्देश्य। तो राइट आंसर हमारे यहाँ पे तीसरे का क्या होगा, देखिए वो कक्षा में ही क्या कर रहा है, उसे प्राप्त कर ले रहा है, यानी कक्षा में ही प्राप्त कर ले रहा है। तो राइट आंसर जाएगा प्राप्त उद्देश्य, यानी किसी भी कारण आपका क्या है, मार्गदर्शन आप कर रहे हैं और उससे कुछ नया आप सीख रहे हैं, तो उसे प्राप्त ही कहा जाएगा। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। व्यवहारगत नहीं होगा, सामान्य नहीं होगा, विशिष्ट नहीं होगा, राइट आंसर जाएगा चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पे, देख लेते हैं चौथा प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या करा है।
देखिए चौथा प्रश्न ये करा है कि यदि ज्यामितीय आकृतियों का अवबोध हो जाता है तो छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन होगा। देखिए क्या परिवर्तन होगा अगर ज्यामितीय आकृतियों का यानी बालकों में क्या होता है, अगर उसे जान लेते हैं ज्यामितीय आकृतियों को बालक अगर जान लेता है तो उसके व्यवहार में कैसा परिवर्तन होता है। पहला करा है कि आकृतियों के वर्गीकरण करने का, दूसरा करा है कि वैसी आकृतियों को खींचने में, और तीसरा करा है कि आकृतियों की प्रशंसा करने में, चौथा करा है कि गणित परिषद पट ज्यामितीय आकृतियों को प्रदर्शित करना। तो राइट आंसर चौथे का हमारा क्या होगा, जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखिए ज्यामिति में क्या होता है, आप लाइनों का निर्माण करते हैं, उसके माध्यम से सीखते हैं। तो राइट आकृतियां जो होती हैं उसके माध्यम से सीखते हैं क्या आकृति बनी है ज्यामिति में और कैसे हमें उसे सॉल्व करना है। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। देखिए वैसे ही आकृति नहीं होता, आप बिना जाने भी, आप बिना अवबोध किए ही आप क्या करते हैं, देख कर उसे खींच सकते हैं। लेकिन अगर उसे जान लेंगे तो आप अपने अनुसार कर सकते हैं। आकृतियों की प्रशंसा देखिए प्रशंसा से नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए पट्ट ज्यामिति यानी उसका उल्टा करने की बात कर रहा है, यहाँ पे पट्ट ज्यामिति की बात कर रहा है, यानी जो सीखे हैं उसका उल्टा करने की बात नहीं। देखिए उसका वर्गीकरण यानी उसको बना सकते हैं आप। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने पांचवें प्रश्न पे, देख लेते हैं पांचवा प्रश्न यहाँ पे क्या करा है। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये करा है कि यदि आपकी कक्षा में कोई छात्र गणित विषय में कई बार अनुत्तीर्ण होता है, आपकी कक्षा है और कोई छात्र है गणित के विषय में बहुत बार क्या हो रहा है, अनुत्तीर्ण हो जा रहा है, तो छात्र के गणित के किस क्षेत्र में कमजोर है, इसका जानने के लिए आप क्या करेंगे। यानी बालक आपकी कक्षा में है और गणित में क्या कर रहा है, वो बार बार अनुत्तीर्ण हो रहा है, तो उसकी स्तर को जानने के लिए, उसकी कमजोरी को जानने के लिए आप क्या करेंगे। पहला करा है कि लिखित कार्य, दूसरा मौखिक कार्य, तीसरा निदानात्मक कार्य, चौथा करा है उपचारात्मक कार्य। तो राइट आंसर क्या होगा। देखिए कुछ ऐसे प्रश्न हैं, देखिए यहाँ पे 7 प्रश्न ऐसे रखे गए हैं जो बार बार कराए जा रहे हैं और इस बार भी रखा गया है। हो सकता है आप लोगों को 2-3 प्रश्न लगे कि आपने ये ऐसा प्रश्न कर लिया है पहले, लेकिन याद रखिएगा हर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और 7 से 8 प्रश्न आप लोगों को हर बार की क्लास की में जो चलाई जा रही थी क्लास, उसमें से प्रश्न रखे गए हैं ताकि आप लोग उसे रिपीट करते रहें और बार बार उसे प्रयास करते रहें, सीखने का प्रयास करते रहें। तो पांचवें का राइट आंसर क्या होगा, लिखित कार्य के द्वारा, दूसरा मौखिक कार्य के द्वारा, निदानात्मक कार्य के द्वारा और चौथा करा है कि उपचारात्मक कार्य। तो राइट आंसर यहाँ पे पांचवें का क्या होगा, जल्दी से बताइए कि पांचवें का राइट आंसर क्या होगा हमारा। देखिए अगर कोई कार्य कर रहे हैं, शिक्षक छात्र यानी 2 लोग किसी कार्य को कर रहे हैं और उस कार्य को करके क्या करना है, उसकी कमजोरियों को दूर करना है, तो निदानात्मक में होगा। और क्या है कि अगर आप बालक के किसी कार्य को देख रहे हैं, देखने के बाद क्या कर रहे हैं, उसे उसके उपचार कर रहे हैं, तो ये उपचारात्मक में जाएगा। यानी किसी कार्य को देख कर फिर उसे बताना उपचारात्मक में हो गया और साथ साथ करते चलना निदानात्मक में होगा। तो यहाँ पे देखिए बात क्या है, यदि आपकी कक्षा में यानी कक्षा में आप पढ़ा रहे हैं और बालक क्या हो रहा है कि बार बार अनुत्तीर्ण हो रहा है गणित में, यानी आप लोग दोनों लोग साथ साथ चलें, तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा निदान के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने छठे प्रश्न पे, देख लेते हैं छठे प्रश्न में हमारा क्या कर रहा है। निदानात्मक परीक्षणों से ज्ञात किया जा सकता है। देखिए निदानात्मक परीक्षणों से ज्ञात किया जा सकता है। पहला करा है बच्चों छात्रों के लिए कठिनाई के क्षेत्र व उनके द्वारा की जाने वाली विशेष प्रकार की त्रुटियां, और यहाँ पे दूसरा करा है कि छात्रों की गणितीय पृष्ठभूमि का अभाव, और तीसरा करा है कि छात्रों की गणित के प्रति रुचि होना, और चौथा करा है कि छात्रों के लिए गणित का कठिन होना। तो राइट आंसर छठे का हमारा क्या होगा, जल्दी से बताइए कि छठे का राइट आंसर क्या होगा। निदानात्मक क्या होता है, परीक्षणों का ज्ञात किया जा सकता है। देखिए निदानात्मक परीक्षण जो होता है किसके द्वारा यहाँ पे पूरा किया जा सकता है, यानी प्राप्त किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है। और यहाँ पे देखिए पहला करा है छात्रों की कठिनाइयों के क्षेत्र वो उनके द्वारा की जाने वाली विशेष प्रकार की त्रुटियां। देखिए हमने कहा ना साथ साथ जो चलती है आप देख रहे हैं वो क्या होता है, आपका निदानात्मक होता है। और यहाँ पे देखिए कह रहा है कि छात्रों की गणित पृष्ठभूमि, देखिए उसकी गणित पृष्ठभूमि क्या है, वो किस प्रकार से सीख रहा है, ये नहीं जानना है हमें। राइट आंसर जाएगा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा हमारा, दूसरा गलत है, तीसरा गलत है और चौथा भी गलत है। आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न पे, देख लेते हैं सॉरी यहाँ पे देख लेते हैं कुछ प्रश्न यहाँ पे रखे गए हैं, टॉपिक्स महत्वपूर्ण रखे गए हैं। यहाँ पे देखिए बात करेंगे गणित के पाठ्यक्रम में विशेष स्थान। देखिए गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने का कारण क्या है। पहला देखिए कह रहा है यहाँ पे कि यह विज्ञान विषयों का आधार है, मतलब ये है कि विज्ञान की विभिन्न शाखाओं तथा भौतिकी शास्त्र, रसायन शास्त्र, नक्षत्र शास्त्र की जीव विज्ञान, चिकित्सा एवं भूगर्भ विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान आदि महत्वपूर्ण विषयों की अवधारणा गणित ही है। उदाहरण के लिए आयतन, क्षेत्रफल, यहाँ पे भार, घनत्व, यहाँ पे करा है अणु परमाणुओं की संख्या और औषधि निर्माण एवं अन्य माप तौल आदि सभी अध्ययन गणित के द्वारा ही किया जा सकता है। और यहाँ पे देखिए दूसरा हमारा कहा है कि गणित का मानव जीवन में घनिष्ठ संबंध है, यानी गणित जो है मानव के जीवन में बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। कुछ यहाँ पे टॉपिक्स पढ़ लेते हैं, जैसे देखिए घनिष्ठ संबंध किस प्रकार से इंजीनियरिंग के क्षेत्र में है, बैंकिंग के क्षेत्र में है, व्यवसाय के क्षेत्र में है, गणित से सीधे संबंध है। इनके लिए गणित का
न्यू ईंट के समान है। मतलब क्या आता है कि जब आप घर का निर्माण करते हैं तो वहाँ पे ईंटों की और यहाँ पे मसालों की ज़रूरत पड़ती है। उसी प्रकार आप किसी भी व्यवसाय में कार्य कर रहे हैं तो आपको गणित की आवश्यकता पड़ेगी। और आगे देख लेते हैं क्या कर रहा है। गणित बच्चों में तार्किक दृष्टिकोण पैदा करता है। किस प्रकार से करता है, देखिए पहला करा है कि गणित की प्रत्येक समस्याओं को हल करने हेतु छात्रों को तर्कपूर्ण विचार करना होता है। प्रत्येक पद का संबंध दूसरे पद से एक निश्चित तर्क पर आधारित होता है, जिससे छात्रों में अनेक मानसिक शक्तियों का विकास होता है, जिसका प्रभाव उसके बौद्धिक विकास पे पड़ता है। और देखिए चौथा यहाँ पे करा है हमारा कि गणित एक विशेष प्रकार से सोचने एवं दृष्टिकोण पैदा करने के लिए होती है। और गणित पढ़ने वाले बालकों में एक ऐसा दृष्टिकोण विकसित होने लगता है कि जिसके द्वारा वह अपने कार्यक्रमबद्ध नियम तथा शुद्धता के साथ साथ सीखना सीख जाते हैं। इसके साथ साथ उनके तार्किक ढंग में सोचने एवं समझने का दृष्टिकोण भी विकसित होता है। मतलब गणित ये है कि आप गणित अगर सीख ले रहे हैं तो क्या होता है, आपके सोचने समझने की जो रवैया हो बदल जाता है। और गणित एक यथार्थ विज्ञान है। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। गणित के अध्ययन में बालकों के किसी भी ज्ञान को यथार्थ रूप से ग्रहण करने की भावना का विकास होता है। गणित के सभी प्रत्यय सूत्र तथ्य आदि यहाँ पे पूर्ण रूप से सही स्पष्ट होते हैं और ये इनमें से कई प्रकार के हो सकते हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं अपने कुछ प्रश्नों पे। देख लेते हैं प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या करा है। कमजोर तथा पिछड़े छात्रों के लिए उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग किया जाता है। देखिए कमजोर और यहाँ पे करा है पिछड़े छात्रों के लिए उपचारात्मक शिक्षण का कार्य किया जाता है। पहला निदानात्मक मूल्यांकन के बाद, दूसरा उपलब्धि परीक्षणों के बाद, और तीसरा करा है कि निदानात्मक परीक्षण के पहले, और चौथा करा है कि उपलब्धि परीक्षण के पहले। तो राइट आंसर सातवें का क्या होगा। देखिए क्या होता है यहाँ पे, देखिए करा है कि निदानात्मक मूल्यांकन के बाद, मतलब आप पाठ को पढ़ा रहे हैं बालकों को, अब पढ़ाने के बाद उसको क्या करना है, आप परख रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं। प्रश्न पूछने के बाद क्या कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि बालक उस प्रश्न में फंस रहा है तो उसकी कठिनाई है, उसका उपचार करना है, तो आप क्या करेंगे, निदानात्मक कार्य करेंगे। और दूसरा उपलब्धि परीक्षण, मतलब क्या है कि आप कार्य को पूरा करने से पहले ही क्या करेंगे, उसकी जांच कर लेंगे। और निदानात्मक परीक्षण के पहले यानी क्या करना है, आप पाठ को पूरा नहीं किए, पहले आप बालक की जांच कर लीजिए कि बालक पढ़ने में सही है या नहीं है। और चौथा करा है कि उपलब्धि परीक्षण के पहले, मतलब ये है कि आप जो उपलब्धि परीक्षण कर रहे हैं यानी पाठ को कक्षा में जो समायोजित बालकों को पढ़ा रहे हैं उससे पहले ही आप उसके उपचारात्मक कार्य कर लें। देखिए उपचारात्मक कार्य पहले नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बालक का जब तक आप उससे उसके परिवेश से वाकिफ नहीं होंगे, उससे वाकिफ नहीं होंगे कि उसकी कठिनाई क्या है, तब तक आप उसके उपलब्धि परीक्षण का पता नहीं लगा सकते, उपचार नहीं कर सकते। तो हमारा चौथा गलत है। निदानात्मक यहाँ पे करा है कि परीक्षण से पहले, मतलब ये मूल्यांकन के पहले ही आप नहीं कर सकते, तो गलत है। उपलब्धि परीक्षण के बाद यानी कार्य करने के साथ साथ आप करना, तो ये नहीं हो सकता जब तक आप उसके बालक के स्तर को नहीं जानेंगे कि वो किस स्तर से पढ़ना चाहता है, क्या उसकी कठिनाई है, जब तक नहीं जानेंगे तो आप तब तक उसके उपचार कार्य नहीं कर सकते। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 8वें प्रश्न पे। देख लेते हैं 8वां प्रश्न क्या करा है। और सभी लोग क्या करिए, एक बार कमेंट करिए और यहाँ पे क्या करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। जिन भाई बहन ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं और शेयर कर दीजिए। एक बार फिर से करें प्लीज़, एक बार शेयर कर दीजिए। आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें हमारे चैनल से। और देखिए यहाँ पे 8वां ये करा है कि छात्र विद्यालय में रहकर जो कुछ सीखता है उसकी जांच हेतु जो परीक्षाएं आयोजित की जाती है वो कहलाती है उपलब्धि परीक्षण, निष्पत्ति परीक्षण, निदानात्मक मूल्यांकन। और चौथा करा है कि 1 और 2 दोनों। तो यहाँ पे देखिए 8वें का राइट आंसर हमारा क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि यहाँ पे छात्र विद्यालय में रहकर, देखिए विद्यालय में क्या है, यहाँ पे छात्र वहाँ पे उपस्थित है, सीखता है और जांच हेतु यानी उसी में क्या करना है, जांच करना है बालक की, आयोजित की जाती है। यानी विद्यालय में ही छात्रों का मूल्यांकन किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, उपलब्धि परीक्षण कहलाता है। यानी कार्य हो रहा है तभी आप उसकी क्या करेंगे, वो रहकर उसकी मूल्यांकन परीक्षाएं आयोजित करेंगे। यानी जब तक बालक नहीं रहेंगे तब तक आप वहाँ पे किसके लिए परीक्षाएं उपलब्ध कराएंगे, आयोजित कराएंगे। निष्पत्ति उदाहरण यहाँ पे परीक्षण कराए, मतलब क्या है कि एकदम शुद्ध यहाँ पे क्या करना है, परीक्षा करानी है। तो राइट आंसर क्या होगा, देखिए हमारा दोनों तो सही लग रहा है, लेकिन निदानात्मक कार्य जो होता है मूल्यांकन के बाद होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर जाएगा पहला और दूसरा, हमारा दोनों राइट आंसर होगा। देखिए सही उत्तर हमारा यही होगा, हमारा पहला और दूसरा। आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न पे। देख लेते हैं 9वां प्रश्न यहाँ पे क्या करा है। देखिए 9वां प्रश्न ये करा कि यदि कक्षा 6 का एक छात्र किसी प्रश्न को हल करते समय गणना संबंधी त्रुटियां करता है, जैसे 12 प्लस यहाँ पे करा है 5 बराबर 16, तो इस प्रकार की त्रुटियों के उपचार हेतु संशोधन के लिए आवश्यक है। मतलब ये है कि किसी बालक को आप प्रश्न दे रहे हैं कि 12 प्लस 5 यानी 12 प्लस 5 जोड़िए तो कितना होगा, तो 12 प्लस 5 को जोड़ने पर 17 न करके वो क्या कर रहा है, 16 कर रहा है। तो ये
इसकी त्रुटियों को उपचार करने के लिए आप कौन से संशोधन के लिए आवश्यक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला करा है हमारा जो ऑप्शन है, प्रश्नों को मौखिक रूप से हल करवाएं, और दूसरा करा है छात्रों को अधिक से अधिक गृह कार्य दें, और तीसरा करा है त्रुटियों पर आधारित प्रश्नों को उसे सैंपट पर हल करवाएं, और चौथा करा है कि छात्रों को गणना संबंधी उपकरणों का प्रयोग करने की सलाह दें। तो राइट आंसर हमारा 9वें का क्या होगा, जल्दी से बताइए। देखिए यहाँ पे सलाह देने की बात कहा है तो इसी तो भूल जाइए कि ये सही होगा। यहाँ पे सलाह देने की बात किया है, जबकि यहाँ पे त्रुटियों को दूर करने की बात कर रहा है, तो यहाँ पे सलाह देने की बात कर रहा है। सलाह में आप उपचार कार्य नहीं कर सकते, तो आप भूल जाइए कि चौथा हमारा सही होगा। बचा हमारा यहाँ पे अब 3, तो 3 में से राइट आंसर क्या होगा। देखिए मौखिक कार्य जब आप कराएंगे तो बालक क्या होता है, जो गणित का विषय होता है वो मौखिक कार्य न होकर लिखित कार्य पे आधारित होता है। आप लोगों को पता है, बिना आप सॉल्व किए हुए पेन कापी उठाए हुए आप प्रश्नों को बहुत करेंगे, 2 से 4 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। जो अधिक कठिन आ गए तब आपको पेन कापी यहाँ पे पेन और यहाँ पे बुक उठाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए ये भी भूल जाइए कि हमारा पहला भी सही होगा। छात्रों से अधिक गृह कार्य देने से क्या होती है, रटने की प्रवृत्ति जागती है। तो ये हमारा गलत है। एनसीएम ने सीधे सीधे कहा है कि बालकों को रटन विद्या से मुक्त करना है। और यहाँ पे देखिए बचा हमारा तीसरा, तो तीसरा राइट आंसर होगा। आधारित प्रश्नों को सैंपट पर लिखवाएंगे, अभ्यास कार्य कराएंगे। यहाँ पे देखिए सैंपट पर लिखवाने का कार्य ये है कि अभ्यास करवाने की बात कर रहा है, तो राइट आंसर तीसरा होगा। आशा करते हैं कि ये प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अभ्यास कार्य करने से उसकी जो त्रुटियां हैं वो दूर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं अपने 10वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 10वां प्रश्न यहाँ पे क्या करा है। देखिए 10वां प्रश्न ये करा है कि मंद बुद्धि छात्रों के स्तर में सुधार हेतु उपयोगी परीक्षा है। देखिए मंद बुद्धि बालक का मतलब ये है कि तर्क करने में, वो सोच शक्ति में उसकी स्मरण शक्ति क्या है, कमजोर है। क्या है, कमजोर है उसकी स्मरण शक्ति। मतलब क्या है, वो सोच समझने में कमजोर है, गणित का उपयोग ठीक से नहीं कर सकता है। ये देखिए कह रहा है कि मंद बुद्धि परीक्षण के द्वारा, दूसरा कह रहा है सुधार हेतु उपयोगी है। क्या, मंद बुद्धि परीक्षण, दूसरा निदानात्मक परीक्षण, तीसरा कह रहा है सृजनात्मक परीक्षण, चौथा कह रहा है कि विश्लेषणात्मक परीक्षण। तो 10वें का राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे बात क्या है हमारा कि मंद बुद्धि बालक है तो सृजन नहीं कर सकता। जो बालक होते हैं सृजन मतलब प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं सृजनात्मक कार्य करते हैं। जैसे क्या होता है, नए नए रचनाओं का निर्माण करते हैं, नए नए कार्यों का निर्माण करते हैं और अपने द्वारा सूत्र निर्माण करते हैं। तो ये विशिष्ट बालक के साथ जाएगा। तो भूल जाइए कि तीसरा हमारा सही होगा, तीसरा हमारा गलत है। और विश्लेषणात्मक है, विश्लेषणात्मक मतलब बांटना। जब मंद बुद्धि बालक है तो प्रश्नों को कैसे बांट सकता है, तो ये भी गलत हो गया। अब बचा हमारा देखिए यहाँ पे 2 में से आपको बताना है कि पहला सही है या फिर दूसरा। जल्दी से बताइए। यहाँ पे 5 सेकंड का टाइम आप लोगों के पास, जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा 10वें का। देखिए 10वें का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा दूसरे के साथ जाएगा निदानात्मक। यहाँ पे देखिए मंद बुद्धि बालक, तो देखिए हमने आप लोगों से पहले ही कहा है कि जो प्रश्न में आप लोगों का आए, अगर वही ऑप्शन में ही प्रश्न उठा के रख दे तो आपका वो गलत। देखिए मंद बुद्धि बालक के बारे में पूछा है और मंद बुद्धि बालक की परीक्षण करने की बात कर रहा है। परीक्षण का मतलब ये है कि आप उसमें प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रयोग नहीं करना है, हमें उसका निदान करना है। मतलब ये है कि पहले हम उसे जानें, प्रश्न पूछें, उसे कार्य कराएं, कार्य कराने के बाद क्या करें। देखिए मूल्यांकन के बाद ही, याद रखिएगा मूल्यांकन के बाद ही क्या होता है, बालकों का यहाँ पे निदानात्मक होता है। और यहाँ पे देखिए साथ साथ करने के बाद आप जब निरीक्षण करेंगे, निरीक्षण के बाद बालक का उपचारात्मक कार्य होता है और मूल्यांकन के बाद निदानात्मक कार्य होता है। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने, यहाँ पे कुछ टॉपिक्स हैं उसे देख लेते हैं। देखिए क्या करा है हमारा। देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि शिक्षण, यहाँ पे गणित शिक्षण के मूल्य, यहाँ पे मूल्य क्या क्या है। देखिए हम लोग इस प्रश्न को पढ़ेंगे नहीं, बस जान लेते हैं कि मूल्य क्या क्या है। देखिए पहला हमारा करा है कि बौद्धिक मूल्य, दूसरा प्रयोगात्मक मूल्य, तीसरा अनुशासन संबंधित मूल्य और चौथा करा कि नैतिक। देखिए नैतिक से आप लोगों को 3 बार प्रश्न आ चुके हैं 2-2 साल के गैप में। तो हो सकता है अगली बार नहीं आया था, इस बार नैतिक मूल्य से आप लोगों को गणित में पूछ दे। तो याद रखिएगा नैतिक मूल्य को भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। और अगला देखिए यहाँ पे सामाजिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य, सौंदर्यात्मक और कलात्मक मूल्य। और चौथा करा है कि यहाँ पे अगला करा है कि जीवनोपार्जन मूल्य संबंधित मूल्य। और यहाँ पे देखिए अगला करा है कि मनोवैज्ञानिक मूल्य। चौथा करा है कि अगला मतलब अगला लास्ट है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण संबंधित। यहाँ पे वैज्ञानिक दृष्टिकोण मतलब ये है कि बालक खोज कर सके और यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय अपने देश के प्रति सचेत रहना। तो आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्नों पे, देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए अगला प्रश्न ये करा कि निम्न में से क्या उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत है। देखिए यहाँ पे पूछा है उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत पूछा है। तो पहला करा है कि अध्यापक और छात्र में निकट संबंध, दूसरा करा है कार्य अनुभव, तीसरा करा है कि अध्यापक का व्यापक दृष्टिकोण और चौथा करा है कि उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर 11 का हमारा क्या होगा। देखिए यहाँ पे हमारा बात किया है कि उपचारात्मक शिक्षण की बात किया है, तो यहाँ पे कार्य अनुभव और अध्यापक का यहाँ पे व्यापक दृष्टिकोण, ये तो दोनों सही है। लेकिन यहाँ पे अध्यापक छात्र का निकट संबंध, सहसंबंध होना चाहिए। निकट संबंध का मतलब एकदम आपके घरेलू, ये भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे देखिए हमारा पूछा है कि उपचारात्मक कार्य पूछा है, उपचारात्मक कार्य पूछा है। तीनों तो सही है लेकिन यहाँ पे उपचारात्मक कार्य पूछा है। तो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे
तीसरे के साथ जाएगा कि अध्यापक का व्यापक दृष्टिकोण, मतलब देखिए यहाँ पे निकट संबंध होगा तो वो अच्छे से पढ़ सकते हैं। कार्य अनुभव, बालकों और छात्रों का शिक्षकों का कार्य अनुभव सही है, लेकिन यहाँ पे उपचार करने की बात क्या है, तो अगर बाल शिक्षक को ही उस प्रश्न का उत्तर न आए तो वो उपचार कैसे कर सकता है छात्रों का। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा तीसरे के साथ जाएगा अध्यापक का व्यापक दृष्टिकोण, मतलब उसमें क्या होता है, अध्यापक को अच्छे से आना चाहिए उस प्रश्न को, और क्या है वो उपचार करने की नई नई विधियां आनी चाहिए जिससे बालक उस प्रश्न में रुचि ले सके और पढ़ सके। तो यहाँ पे देखिए हमारा राइट आंसर तीसरे के साथ जाएगा। और बता दें कि लास्ट में आप लोगों को उत्तर बताए जाएंगे कि कितने लोगों का कल का सही था, 18 का कितने लोगों का सही था, प्रश्न पूछा था, जो कि आप लोगों के उत्तर और नाम लास्ट में बताए जाएंगे। और आज के भी 20वें का उत्तर आप लोगों को बताना है और कमेंट बॉक्स में बताना है। और यहाँ पे देखिए 12 का हमारा कह रहा है उपचारात्मक शिक्षण आवश्यक है। देखिए उपचारात्मक शिक्षण आवश्यक है किसके लिए, मंद बुद्धि बच्चों के लिए, दूसरा पिछड़े बच्चों के लिए, और यहाँ पे कह रहा है प्रतिभाशाली बच्चों के लिए, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या है कि उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए उपयोगी है, तो 12 का राइट आंसर क्या होगा। देखिए उपचार जो होता है, उपचार का मतलब ये है कि बालक की कठिनाई को दूर करना, सीधे सीधे ये है कि उपचार मतलब बालक की कठिनाई को दूर करना या फिर किसी की कठिनाई को दूर करना। तो मंद बुद्धि बालक का भी कोई कठिनाई हो सकती है, मंद बुद्धि बालक है तो उसकी अनेक कठिनाइयाँ होती है, तो उपचार के माध्यम से दूर किया जा सकता है। पिछड़े बालक क्या होते हैं, पिछड़े बालक का मतलब ये है कि वो सीखने में कमज़ोर हैं, तो उनका भी यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे कठिनाई होती है तो उसे भी दूर किया जा सकता है। और यहाँ पे देखिए उपचारात्मक शिक्षण प्रतिभाशाली, क्या ऐसा नहीं है कि जो विद्वान है तो उसकी कोई कठिनाई नहीं होती है, उसकी भी कठिनाई होती है, तो सबके लिए क्या है उपचारात्मक शिक्षण आवश्यक होती है। तो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। अगर एक बार इस प्रश्न को आप लोगों को आज के प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो क्या करिए, एक बार लाइक जरूर कर दीजिए, लाइक वीडियो को जरूर कर दीजिए, और एक बार थम्स मार दीजिए, जल्दी से थम्स मार दीजिए। तो आगे बढ़ रहे हैं जल्दी से संजय जी, और यहाँ पे संजय जी, रिया जी, छाया जी, आप सभी, पूजा जी, सभी लोगों से कह रहे हैं कि एक बार लाइक कर दीजिए जल्दी से। तो यहाँ पे देखिए 13वां हम लोग कहेंगे, 13वां देखिए यहाँ पे बात कर रहे हैं हम कि अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कमियों के स्वरूप का निर्धारण करना कहलाता है। देखिए उपचार कहलाता है, निदान कहलाता है, त्रुटि कहलाता है, या फिर विचार कहलाता है। तो 13 का राइट आंसर क्या होगा, 13 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए कि 13 का क्या होगा। देखिए कठिनाई को दूर करना तो सीधे सीधे निदान के जाएगा। कठिनाई जानने के लिए आप लोग क्या करेंगे, पहले प्रश्न पूछेंगे, मूल्यांकन के बाद आप लोग क्या करेंगे, निदान करेंगे। तो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। यहाँ पे उपचार नहीं होगा, यहाँ पे पूछा है क्या है हमारा कठिनाई कमियों को स्वरूप, स्वरूप का मतलब ये है कि आप मूल्यांकन करने के बाद आप उसका उपचार करेंगे, तो उपचार वही कहलाएगा हमारा यहाँ पे निदानात्मक। तो आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 14 का हमारा यहाँ पे क्या करा है। 14 का ये करा कि निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। देखिए निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है, पहला अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में सुधार लाना, दूसरा करा है पिछड़े बालकों की पहचान करना, तीसरा करा है छात्रों की कमियों के आधार पर उनको शैक्षिक निर्देश देना, और चौथा करा है कि उपर्युक्त सभी, मतलब सभी। तो राइट आंसर 14 का हमारा क्या होगा, जल्दी से बताइए। निदानात्मक परीक्षण की बात क्या है, उद्देश्य क्या है। देखिए अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में सुधार लाना एकदम राइट है। पिछड़े बालकों की पहचान करना, मतलब बालक कौन से सही हैं पढ़ने में, कौन से सही नहीं है। 3 स्तर के बालक होते हैं, एक विशिष्ट होता है, एक सामान्य होता है, एक पिछड़ा बालक होता है। तो इन सभी लोगों को क्या करना है, हमें पहचान करनी कि किसको क्या उपचारात्मक कार्य चाहिए, निदान चाहिए। तो देखिए ये भी सही है। और छात्रों की कमियों के आधार पर, यानी छात्र की कमी क्या है उसके आधार पर शैक्षणिक निर्देश देना। निर्देश देने का मतलब ये है कि कार्य कराना। और जब हमारा तीनों सही है तो राइट आंसर चौथा हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 15वें प्रश्न पे, देख सकते हैं 15वां प्रश्न क्या करा है, निदानात्मक परीक्षण का महत्व है। देखिए कह रहा है कि निर्देशन, यहाँ पे शिक्षण, तीसरा करा है उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करने में, और चौथा करा है कि उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा। 15 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए कि निदानात्मक परीक्षण का महत्व है। देखिए 15 का राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा उपर्युक्त सभी, निर्देश, शिक्षण और उपचारात्मक शिक्षण व्यवस्था करने में। तो राइट आंसर जाएगा चौथे के साथ जाएगा। ये प्रश्न थोड़ा कठिन नहीं था इसलिए उसे हम लोग डायरेक्ट बता दिए। अब बात करेंगे राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अंतर्गत आता क्या है, इसे जान लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे एनसीएफ से आप लोगों को एनसीएफ यानी मतलब राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 की अंतर्गत आप लोगों को 3 प्रश्न से उत्तर मिलते हैं। यहाँ पे 3 प्रश्न मिलते हैं आप लोगों को, सी टेट, टेट और यहाँ पे सुपर टेट में। यहाँ पे बात करेंगे, देखिए पहला करा गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों की गणितीकरण की क्षमता का विकास करना होता है। देखिए क्या होता है, शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य होता है गणितीकरण करना, छात्रों का विकास करना, यही होता है। और स्कूली गणित समिति लक्ष्य है लाभप्रद क्षमताओं का विकास करना, विशेष अंक प्रदान करना और जोड़ी क्षमताएं, सांख्यिकीय प्रयोगों का माप करना, दशमलव एवं व प्रतिशत उच्च लक्ष्य पर प्राप्त होना। और आगे बढ़ते हैं, इनको देख लीजिएगा, पीडीएफ मिलेगा तो आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए मुख्य ये करा कि एनसीएफ 2005 के दिशा निर्देश मदद में से शिक्षक या एक स्कूल एक बेहतर पाठ सामग्री तैयार कर सकता है जो न सिर्फ उसके बौद्धिक विकास
विकास एवं सहायता, बल्कि उसे आसानी से सिखाया जा सकता है। तो ये इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा, PDF तुरंत मिलेगा। तो क्लास खत्म होगी, तुरंत आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में, तुरंत व्हाट्सएप ग्रुप परमा एजुकेशन की व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों को तुरंत PDF मिल जाएंगे। और देखिए यहाँ पे 16 का कह रहा है कि कक्षा में छात्रों को गणित विषय के प्रति प्रेरित करने के लिए निम्नलिखित यहाँ पे बात पर ध्यान देना चाहिए। देखिए कक्षा में गणित के विषय के प्रति बच्चों में रुचि उत्पन्न करने के लिए आप क्या करेंगे। पहला कह रहा है कि छात्रों से कठिन अभ्यास करवाएंगे। दूसरा कह रहा है कि छात्रों, यहाँ पे कह रहा है सभी छात्रों को समान रूप से शिक्षा देना। और तीसरा कह रहा है छात्रों में आत्मविश्वास की भावना का विकास करना। और चौथा कह रहा है कि छात्रों के हल की गई समस्याओं से अधिक कमी निकालना। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर हमारा 16 का क्या होगा। देखिए 16 का जो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। देखिए पहला क्या कह रहा है कि छात्रों से कठिन अभ्यास, देखिए कठिन अभ्यास कराएंगे तो बालक उब जाएगा और कुंठित हो जाएगा। कुंठित का मतलब ये है कि उसी प्रश्न में फंसा रह जाएगा और आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो देखिए ये हमारा गलत है। दूसरा कह रहा है सभी छात्रों को समान रूप से शिक्षा देना। सभी छात्रों को समान रूप से, देखिए समान रूप से नहीं, उनकी कठिनाई क्या है उसे जानकर उनके स्तर के अनुरूप गणित शिक्षण के लिए प्रेरित करना चाहिए। न कि देखिए कोई बालक निम्न गति से सीखता है, कोई तीव्र गति से सीखता है। देखिए इसी प्रश्न में आप लोग, कोई किसी का पहले आ गया उत्तर, किसी का बाद में आया है, तो क्या होता है कि कोई अधिक सीखता है, कोई कम सीखता है। तो मतलब यही कि सभी को एक समान शिक्षा नहीं दी सकती, यहाँ पे समान रूप से शिक्षा नहीं देना चाहिए। और यहाँ पे देखिए तीसरा करा है कि छात्रों से आत्मविश्वास की भावना का विकास, मतलब कि ये कि उसमें रुचि उत्पन्न कराए। रुचि उत्पन्न कर लेंगे तो बालक क्या करता है, स्वतः ही सीखने के लिए प्रेरित हो जाएगी। और चौथा करा है कि समस्याओं को हल की गई, यानी देखिए कमी निकालने की बात कर रहा है, लास्ट में दिया है कमी निकालने के लिए, ये गलत है। राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। दूसरा हमारा गलत है, क्योंकि यहाँ पे सभी बच्चों को शामिल कर दिया है। सभी बच्चों में क्या आपका जो मंद बुद्धि का बालक है वो भी आएगा, वो भी आ जाएगा, नहीं आएगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, उन्हीं बच्चों, उनके स्तर के अनुसार उनको गणितीय शिक्षण देना चाहिए। तो राइट आंसर जाएगा तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 17वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 17 का प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है। ये करा है कि कक्षा 7 के छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि पैदा करने के लिए शिक्षक को कौन सा तरीका अपनाना चाहिए। तो यहाँ पे पहला करा है कमजोर छात्रों के लिए अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था करना। दूसरा करा है कि गणित विषय को 2 कलांश देना। और तीसरा करा है छात्रों को आकर्षण पुस्तक उपलब्ध करना। और चौथा करा है कि गणित पहेलियाँ तथा अन्य मनोरंजन क्रियाओं के माध्यम से शिक्षण प्रदान करना। तो राइट आंसर 17 का हमारा क्या होगा। देखिए सीधे सीधे खेल विधि और क्या करना है, पहेलियाँ अगर बताएंगे बालक को तो तर्क करेगा और मनोरंजन की क्रियाओं, मतलब क्या है, खेल खेल में सिखाने का प्रयास करें तो अधिक बालक सीखता है। तो राइट आंसर चौथे के साथ जाएगा हमारा यहाँ पे। पहला गलत होगा, दूसरा गलत होगा और यहाँ पे तीसरा गलत है। राइट आंसर जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने 18वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 18 का प्रश्न क्या कराए। और बता दें कि ये प्रश्न आप लोगों को देखिए CTET जून 2011 से लेकर अब तक लगातार आ रहा है। हमने यहाँ पे नाम इसलिए रखा है कि ये प्रश्न लगातार आया है, लगातार आप लोगों को आया है, तो ये प्रश्न आप लोगों को दे दिए हैं। एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जरूरी है, क्या जरूरी है, पहला यहाँ पे देखिए करा है कि सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उससे संबंध बनाना। और दूसरा करा है सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता। और तीसरा करा है कि अधिकतर सूत्रों को याद करना। और चौथा करा है कि बहुत जल्दी सवालों को हल करना। तो राइट आंसर क्या होगा, एक अच्छे गणितज्ञ, मतलब एक शिक्षक, गणित का शिक्षक है, उसके लिए सबसे उपयुक्त क्या है, क्या जरूरी है, पर सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उसे संबंध में बनाना। और यहाँ पे दूसरा करा है सवालों को उत्तर देने की तकनीक। देखिए इस तकनीक का जब तक प्रयोग करेंगे तब तक आपके टाइम पीरियड खत्म हो जाएगी। और क्या करेंगे, तकनीक में निपुणता। देखिए तकनीक में निपुणता जो गणित की होती है, आप कितना भी करेंगे, चार्ट पे प्रयोग करेंगे, कैलकुलेटर का प्रयोग करेंगे, लेकिन सभी के पास यहाँ पे कैलकुलेटर नहीं होगा, सभी यांत्रिक चीज़ नहीं होगी। अगर आपके पास है तो बालक के पास नहीं होगा वो व्यवस्था, तो ये हमारा गलत है। तीसरा का अधिक सूत्रों को याद, देखिए रटने पे बल दे रहा है, तो ये हमारा गलत है। बहुत जल्दी सवालों को हल करना है, बहुत जल्दी नहीं, बालक के क्या कठिनाई है उसके साथ साथ चलना है, बालक के स्तर के अनुसार चलना है। तो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। सभी अवधारणाओं को समझना, समझ लेंगे अवधारणाओं को तो वहाँ पे क्या करना, आप बालकों को अच्छे से समझा सकते हैं। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा हमारा। देखिए यहाँ पे दूसरा गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 19वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 19 का हमारा यहाँ पे क्या करा है। देखिए ये प्रश्न भी आया है, याद रखिएगा, ये भी 11 से लेके आ रहा है, बस अगले साल नहीं आया था लेकिन लगातार आया है। तो यहाँ पे देखिए पहला हमारा कह रहा है कि एक शिक्षक आकार पढ़ाने, यहाँ पे देखिए बढ़ाने के लिए ऐतिहासिक स्थलों, यहाँ पे पढ़ाने के लिए, देखिए यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे पढ़ाने होगा। एक शिक्षक आकार पढ़ाने के लिए ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की आयोजना बना देता है। और देखिए ये प्रश्न 3 बार लिया जा चुका है। भ्रमण आयोजित करता है क्योंकि देखिए यहाँ पे पढ़ा करा है क्षेत्र भ्रमण CBSE द्वारा अनुशासित
अनुशंसित किए गए, इसलिए ये अति आवश्यक है। और दूसरा करा है कि आकार किसी भी वस्तु, कला एवं अभिन्न हिस्सा होते हैं और इस तरह के भ्रमण सभी विषयों के आपसी संबंधों को बढ़ावा देते हैं। और तीसरा करा है कि उनके समय रहते अधिकांश पाठ को पूरा कर लिया जाता है और उसे अवकाश संबंधित उपलब्ध कराने के लिए आवश्यकता होता है। और चौथा करा है कि यह गणित की रोजाना कक्षा के लिए एक अच्छा अवकाश होगा। और यहाँ पे करा है, देखिए हमारा अगला ये करा है कि साथ ही संप्रेषण कौशल में सुधार के लिए बेहतर होगा। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर क्या होगा, हमारा पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा होगा। इसका देखिए राइट आंसर जो जाएगा 19 का हमारा यहाँ पे दूसरा होगा, क्योंकि आप भ्रमण पे ले जा रहे हैं, जिस विषय में पढ़ाने की बात कर रहे हैं तो भ्रमण पे वही आकार होगा, जो आकार होगा उसके अनुसार वस्तुओं को पढ़ाएंगे, उसका अभिन्न हिस्सा होता है। जैसे आपको पढ़ाना है, आपको कुतुब मीनार पढ़ाना है, तो आप कुतुब मीनार के पास ले जाएंगे, बालकों को उसके पास ले जाएंगे तो उसकी आकार को भी पढ़ा सकते हैं। देखिए इसका आकार इतना है, उसकी लंबाई को भी पढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। तो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, न तो हमारा यहाँ पे पहला होगा, न तो तीसरा होगा, न तो चौथा होगा। क्योंकि यहाँ पे बात किया है क्षेत्र भ्रमण पे बात किया है, और भ्रमण पे आप जाएंगे तो आपको प्रत्यक्ष ज्ञान मिलता है। और यहाँ पे देखिए, और वो ज्ञान क्या होता है, अस्थाई होता है। तो यहाँ पे देखिए 20वां करा है और इसका उत्तर आप लोगों को देना है। और देखिए 14 में आया था ये प्रश्न, बता दें कि 14 में आया था, फिर यहाँ पे 16 में आया था, फिर 18 में आया था। अब देखिए 20 की बता नहीं सकते कि 20 में आएगा या नहीं आएगा। और यहाँ पे देखिए बात किया हमारा 20वां की प्राथमिक कक्षा का एक बच्चा संख्या संक्रित चिन्हों, सिक्कों एवं की गई सुइयों में अंतर स्थापित करने नहीं कर पाता, तथ्य इंगित करता है। और इस बच्चे में निम्नलिखित में से किस परीक्षण समस्या, यानी देखिए यहाँ पे करा है कि चिन्हों, सिक्कों और उसके में सुइयों में अंतर स्थापित नहीं है। देखिए कटा है तो उसके आप मत जाइएगा, चिन्हों और सिक्कों में क्या करता है और सुइयों में अंतर स्थापित नहीं कर सकता। तो इसकी ये किस तरह की इंगित करता है और इस बच्चे को निम्नलिखित में से किस परीक्षण की समस्या है। यहाँ पे देखिए वो चिन्हित नहीं कर पाता है, तो श्रवण के लिए होगा, दूसरा प्रक्रिया स्मृति के लिए, दृश्य संबंधित, और यहाँ पे भाषा प्रकरण। तो राइट आंसर क्या होगा 20वें का, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि यहाँ पे राइट। देखिए सीधे सीधे अगर ये कटा है तो ये जान लीजिए कि बच्चों को क्या है, संख्या समझ में नहीं आ रही है, यहाँ पे संक्रिया चिन्ह नहीं, और सिक्कों में और सुइयों में अंतर नहीं कर पा रहा है। बस याद रखिएगा अंतर बच्चा नहीं कर पा रहा है तो वो कौन से कठिनाई से संबंधित है। तो पहला करा है श्रवण संबंधित, दूसरा प्रक्रिया संबंधित, और तीसरा करा है यहाँ पे दृश्य संबंधित, और चौथा करा है कि यहाँ पे भाषा प्रकरण। तो राइट आंसर क्या होगा, इसका कमेंट बॉक्स में 20वें का उत्तर दीजिएगा। और यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं, और याद रखिएगा 20वें का आप लोग उत्तर देंगे, और कितने लोगों का 18 सही हुआ है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और 20वें का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कल की क्लास में आप लोगों के नाम और उत्तर बता दिए जाएंगे। और बता दें कि लास्ट में आप लोगों के नाम और उत्तर रखे गए हैं, बिना देखे मत जाइएगा, क्योंकि बहुत लोगों का गलत है। स्कूली गणित का दर्शन होता है, देखिए यहाँ पे स्कूली गणित का दर्शन, यहाँ पे कहा है कि स्कूल में शिक्षक द्वारा बच्चों को गणित विषय इस प्रकार से पढ़ाया जाना चाहिए जिससे कि बच्चों में क्या हो सके, बच्चे गणित में भयभीत होने की बजाय उसमें आनंद लें। दूसरा, बच्चे महत्वपूर्ण गणित सीख सकें, सूत्रों और यांत्रिक क्रियाओं से आगे भी बहुत कुछ सीख सकें। और देखिए आगे कराए, बच्चे गणित को ऐसा विषय माने जिस पर वे बात कर सकते हैं और जिससे वो संप्रेषण हो सकता है, आप आपस में जिस प्रकार से चर्चा कर सकते हैं उस प्रकार से साथ साथ काम कर सकें। और यहाँ पे अगला करा है कि बच्चे सार्थक समस्याएं उठाएं और उन्हें हल कर सकें। और अगला हमारा ये देखिए करा है कि बच्चे अमूर्त का प्रयोग, अमूर्त का मतलब सोच कर संबंधों समझाओ, और यहाँ पे समझने, संरचनाओं को देख पाने और चीज़ों का विवेचन करने के कथनों को सत्यता और असत्यता को लेकर तर्क कर पाएं। और यहाँ पे अगला करा है कि बच्चे गणित की मूल संरचनाओं को समझे, अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित, त्रिकोणमिति। और यहाँ पे अगला करा है कि स्कूल गणित के सभी मूल तत्व अमूर्त की प्रणाली, संगठन और सामान्यकरण के लिए पद्धति मुहैया कराए। और अगला देखिए बस लास्ट ये देख लीजिए कि उपरोक्त के अतिरिक्त अध्यापक कक्षा के प्रत्येक बच्चे के साथ इस विश्वास के आधार पर काम करे कि प्रत्येक बच्चा गणित सीख सकता है। मतलब शिक्षा का कर्तव्य ये होता है, ये होना चाहिए कि हम इस प्रकार से पढ़ाएं, इस प्रकार से उसे बताएं कि बालक जो है सीख सके। अभी आप लोगों के नीचे उत्तर बता देंगे, तब तक बता दें कि जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ क्या करिए, लाइक और शेयर जरूर करिए। अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न, अगले जो क्लास चलाई गई थी हमारी उसमें कितने लोगों का क्या क्या सही हुआ है। देखिए हमारा पहला रिया जी से शुरू करते हैं। रिया जी का 18 का दूसरा यानी तार्किक उत्तर होगा। और यहाँ पे देखिए दिलीप कुमार जी का भी आ गया है कि 18 का 20 सही होगा, तार्किक। और यहाँ पे देखिए धर्मेंद्र कुमार शाह जी का भी 18 का दूसरा आया है, और लगभग सभी लोगों का सही आया है। और वैष्णव राजवंती जी का भी यहाँ पे देखिए 18 का भी तार्किक आया है। और यहाँ पे दिलीप कुमार जी का भी यहाँ पे देखिए आया है बी यानी तार्किक।
आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए दीनदयाल यादव जी का भी आ गया है 18 का यहाँ पे बी, मतलब यहाँ पे तार्किक होगा, बालक तार्किक सोच का निर्माण करता है। और यहाँ पे देखिए आरती पांडे जी का भी आ गया है यहाँ पे कि 18 का दूसरा सही होगा यानी तार्किक। और पूजा यादव जी का भी 18 का दूसरा यानी तार्किक सही हुआ है। तो बता दें कि सभी लोगों का लगभग सही आया है, लेकिन सभी लोगों का नाम बता दें कितने लोगों का गलत भी हुआ है। तो दिलीप कुमार जी का भी दूसरा आया है। और यहाँ पे विनीता कुमारी जी आप देख लीजिएगा, आप कहती हैं कि हमारा नाम नहीं आता है, लेकिन देख लीजिएगा 18 का दूसरा आपका भी तार्किक सही आया है। और अपना उत्तर आज का स्कोर बताइएगा कि आज आप लोगों ने कितना सही किया है। पूजा जी का भी आ गया 18 का यहाँ पे तार्किक। यहाँ पे दिलीप कुमार जी का भी दूसरा होगा, विनीता कुमारी जी का भी दूसरा तार्किक आया है। छाया वर्मा जी का भी देखिए आ गया, छाया वर्मा जी का भी यहाँ पे 18 का दूसरा आया है तार्किक यानी सही होगा तार्किक। और यहाँ पे देखिए रिया जी दे दिए, मतलब कोई बता रही हैं कि किसी जगह। और यहाँ पे दिलीप कुमार जी कहें कि जय श्री कृष्णा बी सही होगा, यानी कृष्ण भगवान का नाम लेके बता रहे हैं कि दूसरा सही होगा तार्किक। और राजू सिंह यादव जी का भी देखिए 18 का दूसरा आ गया। और बता दें कि कुछ लोगों का मैसेज जो होता है कमेंट हाइड आता है और उसे हम यहाँ से शो कराते हैं, तो बार बार शो कराने में हम प्रश्नों को देख नहीं पाते हैं आप लोगों को, तो आप लोग खुद से शो करिएगा प्रश्नों को। और यहाँ पे देखिए अगला है दीपा सिंह का आया है कि 18 का 2 सही होगा, 2 नंबर यहाँ पे 2 9, मतलब दूसरा सही नहीं है या फिर सही है, देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन है। लेकिन बता दें कि इनका 18 का लगभग दूसरा ही हमारे स्तर से, हमारे यहाँ से सही लग रहा है कि दूसरा ही इन्होंने कहा है कि तार्किक सही होगा। और यहाँ पे देखिए वैष्णो राजवंती जी का भी आ गया है 18 का दूसरा। और आरती पंडित जी का यहाँ पे पांडे जी का भी आया कि आज की कमेंट बॉक्स शो नहीं हो रहा है, तो उसे देखिए सेटिंग में आपकी गड़बड़ी होगी। यहाँ पे देखिए तार्किक आ गया पूजा जी का। और अगला हम सो गए थे, रिया जी सोइए लेकिन टाइम से। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिलीप कुमार जी का आया है जय श्री कृष्णा बी सही होगा। फिर इनका आ गया राजू जी का, यहाँ पे आया है 2, दीपा सिंह का, यही देखिए प्रश्न फिर से रिपीट हो गया है। तो यहाँ पे देखिए बता दें कि कुछ लोगों का यहाँ पे देखिए आया है 18 का 2 तार्किक आया है, हम सो गए थे, मतलब सर कोई बच्चा किस अवस्था से, देखिए उसी स्तर से आज के प्रश्न चलाए गए थे, आप लोग देख लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे सकरा शिवा, यहाँ पे देखिए सर का शिवा जी का आया कि 18 का 2 मतलब तार्किक यहाँ पे आया है। और बिंदु यादव जी का आया है यहाँ पे 16 का चौथा इनका आया है, जबकि हमने 18 का पूछा है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए कहा थी, यहाँ पे देखिए थिंक नहीं होता है थैंक होता है, आप लोग देखिए अपने में देख लीजिए। और आरती जी गुड नाइट, आरती जी को बोला है। राजू सिंह यादव गुड नाइट सर जी, धन्यवाद आपको भी। और गुड नाइट अभी होगा जब क्लास खत्म होगी। तो आज के 18 के उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दे दीजिएगा, फिर से कर रहे हैं। और देखिए सभी लोगों का लगभग सही आया है। और यहाँ पे बिंदु जी का 18 का तीसरा आया, देखिए हमने कहा था गलत था, और यहाँ पे देखिए इनका गलत हो गया, जबकि तार्किक होगा, याद रखिएगा तार्किक होगा। बालक का बिंदु यादव जी आपका गलत हो गया है, देखिए 18 का, आप फिर से प्रश्न को देख लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए विनीता कुमारी जी का यहाँ पे 17 राइट हुआ है, 16 में से 17 राइट, बहुत बहुत अच्छे से आप तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए आरती पांडे जी का आया है कि जय माता की वैष्णो माता जी की, यानी किसी को कह रहे हैं वैष्णो माता जी को कह रहे हैं या फिर वैष्णो जी को कह रहे हैं, आप लोग समझ लीजिएगा। और यहाँ पे धर्मेंद्र कुमार शाह जी का भी आया है, नहीं सर स्टूडेंट रुचि नहीं लेंगे तो रुचि नहीं, देखिए तार्किक के साथ रुचि, तर्क करेंगे तभी तो रुचि लेंगे, जब उनमें सोचने विचारने की कुछ प्रवृत्ति ही नहीं होगी, वो सोच ही समझ नहीं सकते, तो बालक किस प्रकार से क्या करेगा, रुचि लेगा। पहले तो तर्क करना है, उनकी बौद्धिक शक्ति सही होनी चाहिए तभी तो होगा, रुचि लेंगे वो। तो ये हमारा देखिए आपका गलत था। आगे बढ़ते हैं अपने, देखिए कमेंट बॉक्स में बढ़ते हैं। कमेंट में कितने लोगों का आया था सर आज की क्लास बहुत ही अच्छी थी, थैंक यू, आप लोगों के स्तर के अनुसार ही बनाए गए हैं, आज की क्लास सुपर थी। और यहाँ पे देखिए वैष्णो राजवंती जी का आया है कि आज हम थोड़ा लेट हो गए थे, लेट मत होइए, 9 बजे सर रेगुलर क्लास चलती है 9 बजे से रात के, तो क्लास में अटेंड करिए। और यहाँ पे देखिए 18 का दूसरा आया है वंदना जी का। और आगे बढ़ते हैं यहाँ पे विनीता कुमारी जी का, देखिए यहाँ पे 17 राइट आंसर हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने 1 नंबर से आगे रहा है। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन अमेजिंग थी, मैथ की क्लास चलाई गई जाए सर, तो आज फिर चलाई गई है, देख लीजिए अपना। और यहाँ पे सविता जी का भी आया है कि 18 के तार्किक होगा सर, हमारा 2 गलत, यहाँ पे हमारा 17 सही हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों की, अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ पे विनीता कुमारी जी का 18 का बी होगा, यहाँ पे तार्किक होगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे रीति जी का आया है कि थैंक यू सर आज की क्लास के लिए, तो मतलब आज की क्लास अच्छे थे आपके स्तर के अनुसार सर जी। मैथ का ऐसे ही क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आए हैं आज के, और वो 20वें का उत्तर बता के जाएगा, थैंक यू सर। यहाँ पे देखिए कहा है, और लगभग सभी लोगों का सही आएगा, वैष्णो जी का, गुलशन जी का, और यहाँ पे रीति सभी लोगों का सही आया। और उत्तर देख लीजिएगा, आप लोग दिए हैं। और आज की क्लास कैसी लगी आप लोगों को एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताई दीजिएगा। और 20वें का उत्तर जरूर बताइएगा, 20वें का उत्तर जरूर बताइएगा कि आज के जो 20वें का उत्तर था वो क्या था, 20वें का उत्तर क्या था, जल्दी से बता दीजिएगा, पहला था, दूसरा था, तीसरा था या फिर चौथा, सभी के उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और आज के प्रश्न कैसे लगे उसे भी बता दीजिएगा। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, गुड नाइट।